हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो अगर आप किसी भी लॉ के 100 छात्रों से पूछे, 100 छात्र छात्राओं से पूछें, 100 वकीलों से, 100 जजों से पूछें आप कि भाई ऐसा कौन सा एक निर्णय है जिसने भारत के न्यायपालिका में, भारत की न्याय व्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें से कम 99 जो आपको उत्तर देंगे उनका उत्तर होगा केशवानंद भारती मामला। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज ही के दिन 24 अप्रैल को 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था और यह वो निर्णय है जिसने भारत की न्यायिक व्यवस्था को बहुत लंबे समय तक परिभाषित और परिवर्तित किया है। यहां तक कि आज भी इस निर्णय में जो टर्म सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, जो एक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसको लेकर चर्चाएं जो हैं वो आज भी गर्म रहती हैं, आज भी होती रहती हैं। तो अगले 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बहुत ही संक्षेप में केशवानंद भारती मामले के बारे में बताऊंगा। यह नहीं बताऊंगा कि उसका पूरा इतिहास क्या था, क्या नहीं था, यह आप लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इनोवेशन क्या किया था, नया क्या किया था और उसको लेकर आज की तारीख में क्या चर्चा चल रही है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये सब शुरू करने के पहले याद रखिए 26 तारीख सुबह 8 बजे यानी कि परसों सुबह 8 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें और अगर प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपका दिल्ली आना, रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री। तो एजे लाइव कोड लगा के आप 29,999 में यह बैच आज ही खरीद सकते हैं। आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं केशवानंद भारती मामले की अपनी चर्चा। तो साल था 1970 का। केशवानंद भारती जो थे ये केरल में एक मठ के मठाधीश थे। केरल में जैसे एक धार्मिक समूह होते हैं, ऐसे एक धार्मिक समूह के ये मठाधीश थे, उसके अध्यक्ष थे। और केरल की सरकार ने क्या किया, इनको यह कहा कि भैया अपनी जमीन को आप अपने हिसाब से प्रबंधित नहीं कर सकते। उसमें सरकार ने दखल देना शुरू कर दिया और बेसिकली अपनी जमीन, अपनी संपत्ति पर इनका जो अधिकार था उस पर सरकार ने किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया। उसके खिलाफ केशवानंद भारती साहब न्यायालय गए और वहां पर न्यायालय में यह मामला जो है बनता गया धीरे धीरे कि व्यक्ति का जो मूल अधिकार है कि वो उसका अपने धार्मिक मामलों का मूल अधिकार जो है, अपनी संपत्ति को स्वयं मैनेज करने का मूल अधिकार जो है या अन्य मूल अधिकार जो हैं उनको परिवर्तित करने की शक्ति क्या संसद के पास है या नहीं है। मामला मामूली सा था, प्रॉपर्टी का मामला था, लेकिन जाने माने एक वकील थे नानी पालखीवाला। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, बहुत ही जाने माने वकील थे नानी पालखीवाला। भारत के सबसे जाने माने, सबसे ज्यादा एक लीगल ल्यूमिनरी माने जाते हैं। तो नानी पालखीवाला साहब जो हैं उन्होंने इस मामले को एक संवैधानिक मामला बना दिया और इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट लेकर गए और इस मामले में को लेकर एक गंभीर गहन चर्चा शुरू हुई। बात यह आ गई कि क्या संसद के पास यह अधिकार है कि वो मूल अधिकारों को परिवर्तित कर पाए या फिर ना कर पाए, यह बात यहां पर आ गई। याद रखिएगा उस समय का जो एक परिदृश्य था, उस समय का जो एक परिवेश था, वो परिवेश कुछ ऐसा था जहां पर संसद जो है, और संसद का मतलब आमतौर पे भारत में सरकार से ही होता है। सरकार जो है वो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जिनका समय समय पर न्यायपालिका से टकराव होता रहता था। इंदिरा गांधी की सरकार जो थी वो समय समय पर न्यायपालिका के साथ उसकी भिड़ंत होती रहती थी। 70 के दशक में जिस समय यह पूरा मामला चल रहा था, उस समय भारत की जो इंदिरा गांधी सरकार थी उनका भारत की जो न्यायपालिका है उनके साथ लगातार झड़प चल रही थी। उसके पीछे का जो एक थ्योरेटिकल कारण है वो ये माना जा सकता है या ये तय है, ये माना जाना चाहिए कि इंदिरा गांधी सरकार का यह स्पष्ट तौर पे मानना था कि भाई संविधान को बनाया संविधान सभा ने है और वही संविधान सभा जो है वही भारत की संसद में परिवर्तित हो गई, वही संविधान सभा संसद बन गई। तो संविधान सभा की जो शक्तियां थी वो सारी शक्तियां संसद को मिलनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर संसद जो है वो कोई निर्णय लेती है
तो वो संविधान में संशोधन माना जाना चाहिए। जैसे संविधान सभा ने के पास ये अधिकार था कि वो संविधान को जैसे चाहे बनाए, जैसे चाहे बदले, वही अधिकार संसद के पास भी माना जाना चाहिए। ये इंदिरा गांधी सरकार का विचार था और उस कारण से वो बार बार संविधान में संशोधन करना चाहते थे। ये जो एक प्रवृत्ति थी, ये जवाहरलाल नेहरू के समय से देखी गई थी लगातार, कि सरकार ये मानती थी कि भाई हम क्योंकि चुनी हुई सरकार हैं और हमारा एक सामाजिक एजेंडा है, और उस सामाजिक एजेंडा को लागू करने में अगर संविधान की जो धाराएं हैं वो किसी प्रकार का व्यवधान डालती हैं तो संविधान को हमारे लिए जगह बनानी पड़ेगी, संविधान को हमारे लिए परिवर्तित होना पड़ेगा। ये एक विचारधारा, ये एक प्रवृत्ति बहुत ही स्पष्ट तौर पर जवाहरलाल नेहरू के समय से थी, इंदिरा गांधी के समय में और बलवती हो गई थी। तो इस कारण बहुत सारे अनेक मामले हुए थे जो कोर्ट में गए थे, बहुत सारी चीजें हैं जो आप आगे पढ़ेंगे कभी ना कभी जाकर। तो ऐसे में ये जो पूरी उस समय की डिबेट चल रही थी कि भैया संविधान में सरकार किस हद तक संशोधन कर सकती है और क्या सरकार को यह अधिकार है कि वो संविधान में, और संविधान में भी खास तौर पे जहां पर व्यक्ति को मूल अधिकार दिए गए हैं, जहां पर किसी व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, संविधान का जो तीसरा भाग है, क्या वहां पर सरकार संशोधन कर सकती है। तो नानी पालखीवाला साहब ने इस मामले को एक संवैधानिक मुद्दा बनाया, वो इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर गए और मेरे ख्याल से उस समय सुप्रीम कोर्ट में 13 जज होते थे, तो सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच बनी, जो उस समय तक सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच थी। 13 जजों की बेंच बनी, सभी 13 जज जो है इस बेंच पर बैठे और उन्होंने इस मामले का निर्णय देने का, इस मामले की सुनवाई करी। यह कहा जाता है कि डेली सुनवाई इस मामले की करी गई और उसके बाद भी सुनवाई जो है 68 दिन तक चली। अगर आप केशवानंद भारती के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि तब की मीडिया भी जो है वो रोजाना इसमें क्या आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, इसको रोज छापती थी, रोज इसके बारे में चर्चा होती थी। और आखिरकार 24 अप्रैल 1973 यानी कि आज से ठीक 51 साल पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक अनोखा जजमेंट दिया, एक बहुत अद्भुत जजमेंट दिया और उस जजमेंट ने भारत की न्यायपालिका को हमेशा के लिए बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट पहले तो आप ये समझिए कि वो जजमेंट जो है वो 7-6 के बहुमत से दिया। याद रखिएगा उस समय की न्यायपालिका भी बहुत डिवाइडेड थी, बहुत बटी हुई थी, वो कि भाई सरकार का समर्थन करे या फिर सरकार का विरोध करे। केवल एक वोट जो है 7-6 के मत से यह निर्णय किया गया कि भाई सरकार की जो शक्तियां हैं उन पर एक सीमा निर्धारित करी जाए। यह निर्णय 7-6 से दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक बार इसको समझते हैं। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सरकार के पास, सरकार मतलब संसद के पास संविधान में संशोधन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान संशोधन का पूरा अधिकार है, कि संसद चाहे तो संविधान को जैसे चाहे बदल सकती है और इस अधिकार में मूल अधिकार भी शामिल हैं, यानी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं संसद उनको भी अपनी इच्छा अनुसार बदल सकती है। यह संसद के पास अधिकार है। जो आर्टिकल 368 में संसद को अधिकार दिया गया है वो इसका जैसे चाहे प्रयोग कर सकती है, यह बात कही। अब यहां तक तो आप कहेंगे ये तो भाई सरकार के पक्ष की बात हो गई, पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्सेप्ट लेकर आया जो संविधान में नहीं लिखा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन, जो हमेशा होता है ना कि एक लेकिन के बाद एक बहुत बड़ी शर्त आ जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बड़ा सा लेकिन लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन संविधान की मूल संरचना को बदलने का अधिकार नहीं है। संविधान की मूल संरचना जो है उसको बदलने का अधिकार नहीं है। अब देखिए ये अपने आप में बड़ी अनोखी बात है क्योंकि संविधान की मूल संरचना क्या है यह कहीं लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, कोई यह चीज स्पष्ट नहीं की कि भैया संविधान की मूल संरचना क्या है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सरकार को अधिकार दे भी दिया और वापस भी ले लिया। समझ रहे हो कि नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो चाहे बदल दो लेकिन वो मूल संरचना के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और मूल संरचना क्या है यह न्यायपालिका समय समय पर तय करती रहेगी।
तो आपने देखा होगा समय समय पर न्यायपालिका जो है वो अपने निर्णयों से कहती रहती है कि भैया जैसे धर्मनिरपेक्षता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहां जैसे ये सारी चीजें, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है, ये सारी चीजें हमारे संविधान की मूल संरचना में आता है। और सरकार किसी भी हद तक संविधान को बदल सकती है, लेकिन ये मूल संरचना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, मूल संरचना के इसको संसद जो है नहीं बदल सकती। तो इसके जरिए ये इसको एक जुडिशियल इनोवेशन कहा जाता है, एक नया कॉन्सेप्ट जो है मूल संरचना का, ये न्यायपालिका लेकर आई संविधान में। ये कहीं पर भी किसी भी तरह से नहीं लिखा हुआ था। सरकार निश्चित तौर पर इस बात को समझ गई कि यार ये तो हमारे साथ धोखा हो गया है, ये मूल संरचना के बाद तो यार हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, हम अगर किसी भी तरह से संविधान को बदलेंगे या मूल अधिकारों में परिवर्तन करेंगे तो ये जजेस तो कह देंगे ये मूल संरचना के खिलाफ है। तो इसके कारण आप देखेंगे कि इसके 2 दिन बाद ही भारत के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई और एएन रॉय, जिन्होंने इस मामले में विरोधी मत दिया था, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। आमतौर पे भारत में ऐसा होता नहीं था। भारत के सीजेआई जो है चीफ जस्टिस एएन रॉय को बनाया गया, जबकि रॉय साहब से सीनियर 3 जजेस अभी थे, शेलट, ग्रोवर और हेगड़े, ये 3 जजेस अभी रॉय साहब से सीनियर थे। उन तीनों से पहले रॉय साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया। जो ये भारत में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि जो एक वरिष्ठता का जो क्रम है, सीनियरिटी का जो क्रम है, उसको तोड़ा गया। तो भाई ये एक बहुत बड़ा, तो एक तरह से न्यायपालिका में परिवर्तन इसमें किया गया। हालांकि इसके बाद जो है सरकार ने भी, ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी की सरकार भी चुप बैठने वाली नहीं थी। आपातकाल के समय वो 39वां संशोधन लेकर आई। 39वें संशोधन में उसने क्या कर दिया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और स्पीकर, इनके चुनावों को, कि इनके चुनाव जो है वो न्यायिक समीक्षा से परे कर दिए। इनका चुनाव जैसे भी होगा उसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाएगी। यह बात उन्होंने कर दी कि भाई इनके चुनावों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन, जो आप पॉलिटी में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, वहां पर भी इन्होंने यह कर दिया कि भाई संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया कि आप संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके बाद 1980 आते आते एक और ऐतिहासिक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसने यह मामला सेट कर दिया पूरी तरह से। वो था मिनर्वा मिल मामला। और मिनर्वा मिल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको और इस वाले को, इन दोनों संशोधनों को अवैध ठहराया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि न्यायिक समीक्षा क्या है, मूल संरचना का हिस्सा है और संसद उसको नहीं बदल सकती। तो आज तक हम उसी सिस्टम पे लगे हुए हैं कि भैया एक हमारे संविधान की मूल संरचना है, उस संरचना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह बात चली आ रही है। और यह बात हम अक्सर कहते भी हैं कि भाई इस देश में जजों के पास बहुत ज्यादा शक्ति है। आप देखते होंगे कि सरकारें कई बार समय समय पर निर्णय लेती हैं या कुछ कानून बनाती हैं, लेकिन जजेस उसको बदल सकते हैं इस आधार पे कि वो संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध हैं। ठीक है, तो अभी इसको लेके कुछ वर्ष पहले से दोबारा से एक बार विवाद शुरू हुआ, जब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई साहब ने राज्यसभा में अपने एक भाषण में यह कहा कि भाई मूल संरचना का जो ये डॉक्ट्रिन है, जो मूल संरचना की व्यवस्था की गई है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। तो गोगोई साहब ने यह कहा कि यार, उन्होंने ज्यादा हालांकि इस बात को लेकर विस्तारित नहीं किया, उन्होंने कहा बस मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कि मूल संरचना ऐसी कोई होली काउ नहीं है जिस पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। मूल संरचना की व्यवस्था का कोई कानूनी आधार नहीं है, यह अपने आप में एक दोषपूर्ण व्यवस्था है। यह बात गोगोई साहब ने कही। और उसके बाद जो है फिर से एक लंबा चौड़ा विवाद छिड़ गया कि यार ये ऐसा जो कहा गया है, क्या इस पर हमें एक बार चर्चा करनी चाहिए। देखिए, इसको समझने की आवश्यकता है। तो इस पर कई सारे विचारकों ने भी ऐसा लिखा है कि भाई वास्तव में अगर आप सोचें, भाई अभी हम अक्सर ये मानते हैं कि सरकारें गलत डिसीजन लेंगी, जुडिशरी जो है सब लोगों को बचाती है। अगर आप ये दिमाग से निकाल दें और एक बार अगर आप ऑब्जेक्टिव तरीके से, एकदम निष्पक्ष तरीके से सोचें, तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि भाई देश में निर्वाचित कौन है। देश में निर्वाचित संसद है,
ये बात सही है कि नहीं है? तो अगर आप वास्तविकता में एक संसदीय लोकतंत्र हैं तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो संसद करने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। भाई देश के लोगों की प्रतिनिधि देश के लोगों द्वारा चुनकर तो संसद आई है कि नहीं आई है? और तो कोई चुनकर नहीं आया, संसद ही चुनकर आई है। तो संसद कोई भी निर्णय लेने में अक्षम नहीं होनी चाहिए। संसद के पास हर तरह का निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक लॉजिक बार बार यह दिया जाता है और यह कहा जाता है कि अक्सर क्या होता है, चुनी हुई सरकार के ये मूल संरचना के डॉक्ट्रिन से क्या हुआ, ये जो मूल संरचना की व्यवस्था लाई गई, इससे क्या हुआ, चुनी हुई सरकार के ऊपर, यानी कि जो चुनी हुई संसद है, चुने हुए सांसदों के ऊपर हमने किसको बिठा दिया? एक बिना चुने हुए जजों को। क्योंकि ये देखिए कि यहां पर जो है ये जज जो हैं ये ना तो कभी चुने गए हैं और ये भी तय नहीं है। जैसे आमतौर पे न्यायपालिका पर भी नियंत्रण होता है कि भाई जो कानून है न्यायपालिका उसके आधार पर निर्णय देगी, लेकिन मूल संरचना तो परिभाषित ही नहीं है। तो जज जो है खुद बैठ के कानून बना रहा है कि मेरे विचार में मूल संरचना ये है, इसीलिए ये कानून जो है ये गलत है। भाई ये तो उचित नहीं है कि या तो आप कानून फिक्स कर दो या तो आप मूल संरचना की परिभाषा तय कर दो कि भाई ये 100 चीजें हैं, ये मूल संरचना है, इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब आपकी मूल संरचना तय नहीं है तो आप उसका पालन ना करने के लिए चीजों को जो अवैध ठहराते हो, यह उचित नहीं माना जा सकता। संविधान भी इस बात की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 122 में संविधान यह कहता है कि संसद की प्रक्रियाओं में न्यायपालिका ज्यादा दखल नहीं देगी, वो हर संसद की कार्रवाई का रिव्यू नहीं करेगी। तो संसद के अधिकार जो हैं निश्चित तौर पे मूल संरचना की जो डॉक्ट्रिन है, मूल संरचना का जो ये विचार है, इसके आधार पे संसद के जो अधिकार हैं उनको कम किया गया है। सबसे इसका बड़ा उदाहरण हमको देखने को मिला था जब न्यायिक सुधार, जब न्यायपालिका में सुधार किए जा रहे थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जबकि भाई अभी क्या होता है, हमारे यहां जजों की नियुक्ति में बड़ा विवाद रहता है। तो भाई जब यह तय होने लगा था कि भैया जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया हम सुधारेंगे और उसमें सुधार के लिए जब एक कानून लाया गया तो न्यायपालिका ने अपने अंदर होने वाले सुधार के कानून को खारिज कर दिया, यह बोल के कि हमारी स्वतंत्रता जो है वो तो भाई मूल संरचना है। तो ऐसे में तो न्यायपालिका में कोई सुधार कभी लाया ही नहीं जा सकता। तो ये जो लॉजिक है, इसके कारण अक्सर मूल संरचना डॉक्ट्रिन की आलोचना की जाती है। हालांकि इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के डॉक्ट्रिन का बहुत अच्छा प्रयोग भी किया है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं, कई बार क्या होता है संसदें बहुमतवादी हो जाती हैं, थोड़ी दमनकारी भी हो जाती हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण भी किया है। तो इस बात पर चर्चा होते रहनी चाहिए और ये चर्चा जो है स्वस्थ होनी चाहिए। इसमें एक संतुलन की आवश्यकता निश्चित तौर पे है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। और मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो रहा है 26 तारीख यानी परसों सुबह 8 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के 29,999 में आप जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के दोनों के। मेंस के क्वेश्चनों का आपको फीडबैक भी दिया जाएगा, रिव्यू दिया जाएगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है इसी खर्चे के अंदर, इसी फीस के अंदर जो है वो आएगा। तो आज ही जो है आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।